तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में सारी बातें बता दी थी कि हमारा जो चैप्टर है नेशनल इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर हमने बात पढ़ा कि टर्मिनोलॉजीज के अंदर दो बातें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़नी है हमें कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात पढ़ी कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट ये कहता है कि आप कोई भी प्रोड्यूसर अगर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम रेजिडेंट बोल रहे हैं, ऑब्वियस है प्रोड्यूसर है तो रेजिडेंट तो होगा इंडिया में। कोई भी प्रोड्यूसर अगर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दो जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि आपको जितनी भी आपकी इनकम है, आपकी जो भी इनकम है, रेजिडेंट को जो इनकम हुई है, ठीक है, जो भी इनकम रेजिडेंट को हुई है, अगर वो इनकम विद इन इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, अगर रेजिडेंट को हुई है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम होती है। यानी सारा फोकस किसके ऊपर था, रेजिडेंट के ऊपर था। डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था सारा फोकस किसके ऊपर है, इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर है। इनकम कहां पर जनरेट होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। इनकम कहां जनरेट होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। फिर रेजिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट हो या नॉन रेजिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकम कहां पर होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा, मैंने आपको ये सारा डायग्राम देके सारी बात समझाई थी। ये देखो डायग्राम है हमारा, और मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर देख पा रहे हो जैसे कि हमारे बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं। अगर वो रेजिडेंट बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, यूएसए में वर्क करने, और वर्क करके फिर इंडिया में लौट कर आते हैं, तो वो इनकम हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो देखो अब आती है, देखो बात यहाँ पर कि ये बात अपन को कंसेप्ट समझ में आ गया था कि भाई हमारा नेशनल इनकम के अंदर, मैंने आपको ये बात बताया कि नेशनल इनकम के अंदर इंडियन रेजिडेंट चाहे यहाँ पर काम करता है, चाहे बाहर जाके काम करके यहाँ पर लेकर आता है, होना रेजिडेंट चाहिए, नेशनल इनकम के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। डोमेस्टिक इनकम क्या इनकम होती है, सारा फोकस इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर है, चाहे फॉरेनर कमाए यानी नॉन रेजिडेंट कमाए, चाहे रेजिडेंट कमाए, लेकिन इंडिया की जमीन पर कमाता है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, और फिर उसके बाद मैंने आपको रेजिडेंट का मीनिंग बताया था। हम रेजिडेंट किसे कहते हैं, रेजिडेंट उसे कहते हैं जो हमारी क्राइटेरिया पूरा करता है। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट, वो पर्सन भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, अगर वो ऑर्डिनरली इंडिया में रिसाइड करता है प्लस उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनरी रिसाइड्स कब इंडिया में करेगा, जब वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा है तो हम मानते हैं कि वो ऑर्डिनरली इंडिया में रिसाइड कर रहा है। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कब मानते हैं कि इंडिया में है, जब उसका रहना खाना कमाना सब इंडिया से होता है, तो हम उसको क्या मानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां से है, इंडिया से है। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो जो आप लोगों को नोट डाउन करके रखने हैं। तो लिखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाथ का निशान लगाओ और उसके ऊपर सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे, हालांकि ये नोट्स तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर में आप लोगों को दे ही दूंगा, लेकिन हमें नोट्स फिर भी साथ साथ से लिखते हुए चलना है। तो आप लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, लिखें, इट इज नॉट नेसेसरी that normal resident of a country ठीक है is also a citizen of that country, is also
अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे मान के चलो कोई एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। रेजिडेंट होने का क्या क्राइटेरिया बताया मैंने? रेजिडेंट होने का बेसिक क्राइटेरिया तो ये बताया, अगर वो मोर देन 1 ईयर अगर इंडिया में रह लिया, मोर देन 1 ईयर रिसाइड कर लिया उसने इंडिया में, तो हम क्या मानेंगे कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर अगर इंडिया में रिसाइड कर लिया तो क्या मानोगे? रेजिडेंट है। क्या अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट होता है तो क्या वो जरूरी है कि वो सिटीजन भी हो? ऐसा क्या जरूरी है कि अगर वो रेजिडेंट है तो वो सिटीजन भी हो? तो आंसर है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा भी जरूरी है क्या कि अगर कोई पर्सन सिटीजन है तो वो रेजिडेंट भी हो? ऐसा जरूरी है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये भी चीज जरूरी नहीं है। लिखवाया भी है मैंने, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो सिटीजन भी हो कंट्री का, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो एक बात बताओ, हम रेजिडेंट किसे बोलते हैं? हम रेजिडेंट किसे बोलते हैं? पहले एक डायग्राम से एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैंने बोला कि मान लो कोई सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, पहले एक डायग्राम से बात समझ लेते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम ले लेता हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। चाहे पहले मेरी ये देखिए, मैंने कहा कि कोई भी एक सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है। सिटीजन कहाँ का है? इंडिया का, ठीक है ना। सिटीजन कहाँ का है? इंडिया का है, इंडियन सिटीजन लिख देता हूं। अब ये क्या चला गया? कहां चला गया? यूएसए चला गया। कहां चला गया? यूएसए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये कहां चला गया? ये इंडियन सिटीजन है, कहां चला गया? उड़ते उड़ते यूएसए चला गया, ठीक है। अब यूएसए के अंदर इसने क्या काम किया? रिसाइड इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि वो रिसाइड कर रहा है यूएसए के अंदर, रिसाइड इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा यूएसए में रह रहा है। अगर वो 1 साल से ज्यादा यूएसए में रह रहा है, इसका मतलब इंडिया में नहीं रह रहा, इंडिया में नहीं रह रहा। अगर वो 1 साल से ज्यादा यूएसए में रह रहा है तो वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा। तो जब वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा तो वो सिटीजन तो है इंडिया का, पर वो रेजिडेंट नहीं है। सिटीजन तो है बट नॉट रेजिडेंट। क्लियर है बात? अब आप बोलोगे सर सिटीजन होने की क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है? ठीक है, वो भी बात कर देता हूं। देखो, सिटीजन होने के लिए कोई भी पर्सन बाय बर्थ इंडिया में अगर रहा है, वो बाय बर्थ इंडिया में है तो वो सिटीजन होगा, है ना, सिटीजन होगा। और सिटीजन होने के देखो क्या क्राइटेरिया होते हैं। अगर उसका क्या कहते हैं, बर्थ यहां पर हुआ है तो सिटीजन है। वो कहते हैं ना जब तक वो 5 ईयर्स तक यहां पर रह लिया तो सिटीजन है। वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, ऑन पेपर्स पूरा करना पड़ता है। अगर आपको यूएसए के सिटीजन चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको वहां का एक पेपर वर्क होता है पूरा, वो पूरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि 5 साल वहां पर रहना पड़ेगा तो जाके आप वहां के सिटीजन बन जाओगे। अभी वो सिटीजन इंडिया का है, वो हो सकता है कि यूएसए में रहने चला गया हो 1 साल से ज्यादा, सिटीजन तो वो यहीं का ही रहेगा ना। चाहे रेजिडेंट वो वहां का बन गया हो, वो रेजिडेंट इंडिया का ना हो। तो ये क्राइटेरिया कहीं पे भी नहीं है कि इंडियन सिटीजन है पर वो रेजिडेंट भी है। हो सकता है सिटीजन इंडिया का हो लेकिन रेजिडेंट ना हो, ठीक है ना। हो सकता है कि वो रेजिडेंट ना हो पर वो सिटीजन ना हो इंडिया का, पर वो रेजिडेंट बन गया हो। मान लो अगर यूएसए का कोई पर्सन है, ठीक है, सिटीजन वहां का है, लेकिन अगर वो इंडिया में आ गया और वो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह लिया, तो अगर वो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह लिया तो वो उसने क्राइटेरिया पूरा कर लिया। इसका मतलब वो यहां का रेजिडेंट बन गया।
तो रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप अपने आप में एक अलग मैटर है और ये अपने आप में अलग मैटर है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। हमारी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं, ठीक है ना। फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन followings are not included in normal resident। अब नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता दिए गए हैं नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो स्पेसिफिकली नॉट इंक्लूडेड माने गए हैं कि भाई ये इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बात बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, पहला लिखो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मान लो यूएसए से कोई पर्सन आया, सोचे चलो जी इंडिया घुमाते हैं, ठीक है। कोई जॉन है, कोई टोनी है, आ गया वहां से, बोले चलो जी एक ताजमहल देखे आते हैं। ताजमहल तो देख ही लिया, लगे हाथ राजस्थान के किले भी देखे आते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट है या विजिट करने आया इंडिया पे, ठीक है ना, तो उसको आप नॉर्मल रेजिडेंट की क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 2, और किस किस को हम नहीं करेंगे इंक्लूडेड। नंबर 2, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप हम किसे बोलते हैं, फॉरेन शिप आ रही है बाहर से, यूएसए से आ रही है, ठीक है, फॉरेन शिप, उसके क्रू मेंबर मतलब जो शिप के अंदर वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर हैं शिप के अंदर, जो वर्किंग के अंदर है, उसको क्रू मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। पता होगा ना, वो जैसे अपन एयरप्लेन में भी जाते हैं तो वो क्रू मेंबर्स होते हैं वहां पर भी, जब आप हवाई जहाज में जाते हैं तो क्रू मेंबर होते हैं ना, वैसे शिप में भी क्रू मेंबर होते हैं। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप जो हैं, अगर वो इंडिया में आए हैं तो उनको ये नहीं कि उनको पकड़ के बैठ जाओ, भाई तू तो रेजिडेंट ही है यहाँ का, ऐसे कैसे जा रहा है। अरे भाई वो तो नौकरी करने आया है, आएगा वापस भी तो जाएगा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाता, नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। और किस किस को इंक्लूड नहीं करोगे, एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस। लिखो एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस। कोई ऐसी कंपनी, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसका अगर एम्प्लॉय है, वो यहां पर आया है, ठीक है ना, तो उसको भी आप क्या नहीं मानोगे, क्या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस का कोई भी एम्प्लॉय अगर होगा तो उसको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्या हो गई, WHO है ना, WHO, UNO, इस तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। लेकिन किंतु परंतु यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि WHO के अंदर इंडियन वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं। लेकिन याद रखना, कोई WHO का ऑफिस है यहाँ पर है, उसमें WHO को तो नहीं मान रहे आप नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन उसमें कोई अगर इंडियन वर्क कर रहा है तो आप उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो लिखो हाउएवर इंडियन वर्किंग इन these organization
Indian working in these organization would be taken as normal resident of India. Would be taken as normal resident of India. ठीक है, याद रखना, इंडियन जो वर्क कर रहे हैं उसके अंदर उसको आप नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर लेते हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, खुद को, जो WHO हैं या UNO है, उनको आप इनकी कैटेगरी के अंदर नहीं रखते कि वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट है, पहले वो लिखो फिर मैं आपको बताता हूं। लिखो, पहले पूरा पॉइंट लिख लो फिर बताता हूं। 5th नंबर का पॉइंट, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स diplomat and member of armed forces of foreign countries ठीक है, डिप्लोमेट एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ब्रैकेट में लिखे एम्बेसीज, are treated as a resident of that country, are treated as a resident of that country. ठीक है, in which they belong, in which they belong, not of the country in which they employed, not of the country in which they employed। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये होती है एम्बेसीज। एम्बेसी समझते हो? अगर नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। देखो, आपको हर कंट्री के अंदर, जैसे मान के चलो ये इंडिया है अपना, ठीक है, इंडिया के अंदर हर कंट्री की ऐसी एम्बेसी बैठी हुई होती है जैसे कि आपको पिक के अंदर दिखाई दे रही है। हर कंट्री की पुलिस, एग्जाम्पल के तौर पे USA की, दिल्ली के अंदर एम्बेसी ऑफिस होता है, ठीक है, बेसिकली दिल्ली के अंदर होता है। तो दिल्ली आई थिंक इधर की साइड है इंडिया में, तो यहाँ पर आपकी एम्बेसी ऑफिस होगा ऐसा, जो हर कंट्री की पुलिस यहाँ एम्बेसी के अंदर होती है। वो हर कंट्री की पुलिस क्यों होती है? देखो, आसान शब्दों में बात बता रहा हूँ, जिसको हम फॉरेन डिप्लोमेट कहते हैं। तो हर कंट्री की पुलिस क्यों होती है यहाँ पर? वो क्यों होती है कि जैसे मान के चलिए USA का कोई पर्सन अगर यहाँ घूमने आता है, कल को उसके साथ अगर इनजस्टिस हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर USA की एक पुलिस बैठी हुई होती है। उसी तरीके से मान के चलिए अगर कोई जापान का कोई भी पर्सन यहाँ घूमने आता है तो उसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कौन देखेगा? जापानी एम्बेसीज देखेगी। यानी हर कंट्री की एम्बेसी हर दूसरी कंट्री के अंदर होती है। हमारी इंडिया के अंदर भी सब सारी कंट्रीज की ऐसी वाली एम्बेसी है, ऑफिस बना हुआ है ऐसा। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मान के चलिए USA है, अब USA के अंदर भी हमारी इंडियन एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी होगी। इंडिया के अंदर अगर फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो USA के अंदर इंडियन एम्बेसी होगी, है ना। अब मैं ये बात बताना चाहता हूं, मैंने इस पॉइंट के अंदर आपको क्या चीज बताई है, पहले अपन एक बार समझ लेते हैं कि मैंने पॉइंट में क्या बताया, फिर मैं इसको रीड आउट करूंगा, फिर आपको बात समझ में आएगी। मैंने कहा देखो, जो भी इंडिया के अंदर जो भी ऐसी एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर जो बनी हुई है, ये किसने अपॉइंट किया है यहाँ पर? जब मान के चलिए USA की एम्बेसी अगर यहाँ पर है तो इसको USA वालों ने अपॉइंट किया होगा इंडिया के अंदर, है ना। ऐसे ही USA के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है
उसको किसने अपॉइंट किया होगा? इंडिया ने अपॉइंट किया होगा, अपॉइंटेड बाय इंडिया, अपॉइंटेड बाय इंडिया। यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, उनको सैलरी कौन देता है? इंडिया देता है, यूएसए नहीं देता। और यहां जो यूएसए के अंदर, यूएसए की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, उसको सैलरी कौन देता है? यूएसए देता है, इंडिया नहीं देता। यहां पर इंडिया दे रहा है, यूएसए में जो एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कौन दे रहा है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। कि कल को यूएसए में कोई घूमने आते हैं, जैसे यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, घूमने गए थे, तो वहां पर भी हमने अपनी एम्बेसी बैठा रखी है, हर कंट्री में बैठा रखी है। कल को वहां पर जो लोग जाते हैं घूमने, अगर उनको कोई दिक्कत आई किसी तरीके की, तो आपको उनका संरक्षण करना है, यानी उनका प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, तो सैलरी हमारी इंडियन गवर्नमेंट देगी। और उसी तरीके से यूएसए ने जो यहां पर बैठा रखा है, तो उनको सैलरी यूएसए गवर्नमेंट देगी। अब मैंने आपको बोला है यहां पर, अब इस लाइन को पढ़ो, देखो, डिप्लोमेट अपन एम्बेसी को कहते हैं, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब यूएसए की आर्म्ड फोर्सेस यानी एम्बेसी अगर इंडिया में है, आर ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, आर ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी यूएसए के अगर एम्बेसी यहां बैठी हुई है, तो वो उसको आप यूएसए का सिटीजन मानना, इंडिया का, उसको यूएसए का रेजिडेंट मानना, इंडिया का रेजिडेंट मत मान लेना। उसी तरीके से यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूएसए की जमीन पर बैठे हुए हों, लेकिन हैं वो कौन? उनको आप रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। कहां का? इंडिया का रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ लो इस बात को, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे आर बिलोंग, नॉट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड। इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया के लोग अगर यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी में हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या मानेंगे? उसको आप इंडियन रेजिडेंट मानेंगे। इस सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो यूएसए में एम्प्लॉयड है तो आप उनको नॉन रेजिडेंट ट्रीट कर दो, ऐसा नहीं होता। वो रेजिडेंट ही हैं, इसके बावजूद भी कि वो यूएसए की जमीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया के लिए कर रहे हैं। रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? वो इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। उनकी जो सैलरी मिलेगी उसको आप नेशनल इनकम में ट्रीट करोगे, क्योंकि वो रेजिडेंट ने कमाई है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नॉन रेजिडेंट है, बजाय इसके कि वो यूएसए में है। आगे जाके मैं आपको एक डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हमें इंडिया का पार्ट किसको मानना चाहिए। अब आप देखो, जो यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, एक एरिया होता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एम्बेसी एरिया। दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को एम्बेसी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। उस एम्बेसी एरिया के अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन होता है, किसी भी तरीके की कोई इनकम जनरेट होती है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं मानी जाती। समझ रहे हो? इंडिया की जमीन में होते हुए भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। लेकिन यूएसए के अंदर, इंडियन एम्बेसी के अंदर अगर किसी भी तरीके का अगर कोई प्रोडक्शन होता है या किसी तरीके की कोई सर्विसेज या गुड्स जनरेट होते हैं, तो वो इंडिया में हुआ प्रोडक्शन माना जाता है। कैसी विडंबना है! जो जमीन अपनी है वो अपनी होकर भी अपनी नहीं है, और जो जमीन अपनी नहीं है वो अपनी नहीं होकर भी अपनी है। समझ रहे हो बात मेरी? कंसेप्ट को क्लियर रखो। यूएसए के अंदर एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी का जो भी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और इंडिया के अंदर जो फॉरेन कंट्री का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हालांकि मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की जब डेफिनेशन बताऊंगा तब आपको सामने बात बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसको रेजिडेंट में ट्रीट करना है और किसको रेजिडेंट के अंदर ट्रीट नहीं करना। यह बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। तो अब आपका मन कह रहा होगा, सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, इस बात को नोट में लिखवा दो। मैंने कहा तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है, तो लिखो लिखो फिर इस बात को। तो देखो, लिखा है एम्प्लॉय इन इंडियन एम्बेसी, एम्प्लॉइज इन इंडियन एम्बेसी इन इंडियन एम्बेसी are placed in USA,
आर प्लेस्ड लिखो या आर अपॉइंटेड इन यूएसए, ठीक है, बट दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर पॉइंट नंबर 2, अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बात बोल रहा है, एम्प्लॉई ऑफ यूएसए एम्बेसीज, एम्प्लॉइज ऑफ यूएसए एम्बेसीज, एम्प्लॉइज ऑफ यूएसए एम्बेसीज, ठीक है, एम्प्लॉइज ऑफ यूएसए एम्बेसीज आर अपॉइंटेड इन इंडिया, are appointed in India, ठीक है, are appointed in India, but they are not treated as normal resident of India, but they are not treated as नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो बच्चों, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। एम्प्लॉइज इन इंडियन एम्बेसी, ठीक है, एम्प्लॉइज किसके हैं, इंडियन एम्बेसी, ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट, खत्म बात। एम्प्लॉय ऑफ यूएसए एम्बेसी not treated as a normal resident, खत्म बात। इंडियन एम्बेसी के हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे क्योंकि इंडिया के हैं, यूएसए एम्बेसी के हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो यूएसए के हैं, बात खत्म है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से मेरी क्लियर भी हुई होगी। और अब मैं आपको पॉइंट कराता हूं आगे का, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहां पर आपको क्या काम करना है, तो देखो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालें, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लिखो डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। चलो तो अब तो चलिए बच्चों, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इसके ऊपर, डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर। आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, एक ही बात है। तो अब आप बोलोगे सर क्या चीज होती है, मैंने कहा देखो जो आपको इंडिया की बाउंड्री दिख रही है ना, ये सारी बाउंड्री जो हमारे भारत का नक्शा है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। सर आपने कौन सी बड़ी बात कह दी, हमें भी पता है। मैंने कहा आगे तो सुनो, ठहरो, सब्र करो, आगे बात बताता हूं। पानी में भी इंडिया है, अच्छा यही तो मैंने आपको बताया था ना, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, आपको दिख रहा है भारत के नक्शे के अंदर, यहां पर कहीं भी प्रोडक्शन हुआ तो आप इंडिया में हुआ प्रोडक्शन माना जाएगा कि यहां पर कोई भी रेजिडेंट है, अगर यहां पर रह के अगर प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर है, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। अगर मान के चलो, आपको पता है ये सी पोर्ट पे, अरेबियन सी पे, ये मुंबई में, गोवा में बहुत सारे क्या कहते हैं, यहां पर देखो पानी के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल कितना होता है, नियर टू 200 किलोमीटर तक अगर कोई भी प्रोडक्शन हुआ तो वो क्या माना जाएगा, वो इंडिया में हुआ माना जाएगा। सर आप बोलोगे सर सर कैसी बातें करते हो, पानी में जाके कोई प्रोडक्शन करेगा क्या है, मैंने कहा हाँ होता है। सर कैसे, एग्जाम्पल दो। मैंने कहा यहाँ के जितने भी मछुआरे होते हैं ना, मछुआरे समझते हो,
जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, फिशरीज का जो बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मुंबई में, गोवा के अंदर, ठीक है, जो भी कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं उन लोगों को बात पता है इस बात का, ठीक है। हमारी क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं जो कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं, उनको बात पता होगा कि कितना फिशरीज का बड़ा काम होता है। तो वहां पर 200 नॉटिकल माइल तक जाके कोई भी मछली पकड़ लेगा तो वो कहाँ का प्रोडक्शन माना जाएगा? इंडिया का प्रोडक्शन माना जाएगा कि इंडिया में हुआ है। सर 200 नॉटिकल माइल से बाहर चला गया तो मैंने कहा पकड़ लेंगे वहां पे मर्चेंट नेवी वाले, उसको बोलेंगे आजा तू अब हमारे देश में ही आजा, तो वो उसके आगे जाते ही नहीं है ना। तो ये चीज होती है। कभी भी अगर आप सी में जाके अगर कभी सैर करके आए हो, कभी शिप में गए हो, बोट में कभी गए हो, तो पता होगा मर्चेंट नेवी वाले घूमते रहते हैं वहां पे। मर्चेंट नेवी वाली पुलिस होती है, सी की पुलिस घूमती रहती है वो, है ना। तो वो पकड़ लेते हैं, नहीं तो वो घूमते रहते हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा शिप जो है हमारे एरिया से आया, हमारे एरिया में नहीं आया, कोस्टल एरिया में घूमते हैं वो। अब सर और भी सर खाली मछलियों का काम होता है या और भी कोई काम होता है? मैंने कहा और भी काम होता है सर। जैसे मैंने कहा जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो तेल निकलता है ना वो समुद्र तल से निकलता है। अगर ऑयल रिग्स लगा दिए, यहाँ पे ऑयल रिग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल टापू के जैसे हो जाते हैं, ऑयल रिग लगा दिए, वहां से तेल यहाँ पाइपों तक आता है। अगर ये ऑयल रिग जो लगे हुए हैं ये 200 नॉटिकल माइल तक लगे हुए हैं, तब तो क्या माना जाएगा कि इंडिया का पार्ट है। 200 नॉटिकल माइल से बाहर लगा दिए तो फिर वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये ऑयल रिग निकलते हैं ना, जो ऑयल से आता है ये यहीं से ही आता है। इसी तरीके से तो ऑयल आता है, यहीं पे समुद्र के तल से ऑयल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है क्रूड फॉर्म में, जैसे डामर होता है ना उस फॉर्म में किया जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, तब जाके आपका पेट्रोल बनता है। तो ये भी अपने आप में प्रोडक्शन है। तो 200 नॉटिकल माइल का मतलब समझ गए। इंडिया जो आपको दिख रहा है वो जमीन का तो इंडिया है ही है, पानी में भी इंडिया है और हवा में भी इंडिया है, समझ लेना, वही 200 नॉटिकल माइल तक। तो इस एरिया में अगर कोई भी प्रोडक्शन होगा तो क्या माना जाएगा कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। सर इसके बारे में लिखवाओ ना, सर लिखवाओ ना। मैंने कहा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? लो लिखो, फिर लिखो जल्दी से। डोमेस्टिक टेरिटरी, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सर मैंने कहा बोलो। सर ये सारे क्वेश्चन आएंगे क्या? मैंने कहा नहीं बच्चे, ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, मेरे को मजे आ रहे हैं। अरे क्वेश्चन एग्जाम में आने तभी तो पढ़ा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, केस स्टडी आ जाएगी, कोई भी पॉइंट आ जाएगा, बोलेंगे बताओ ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। अच्छा, मैंने कहा लिखो फिर। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, geographical territory domestic territory is a geographical territory administered by government गवर्नमेंट के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। आगे, इन विच पर्सनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सर्कुलेट फ्रीली, इन विच पर्सनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सर्कुलेट फ्रीली। मतलब इसका मतलब बच्चों देखो यही है कि ऐसा एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ऐसा एक ज्योग्राफिकल एरिया, अब इस अपने हिंदुस्तान के एरिया में, हमारे इंडिया के एरिया में, हमारे भारत के एरिया में अगर आप कोई भी गुड्स को बेचते हो, खरीदते हो, वो हिंदुस्तान में फ्रीली सर्कुलेट हो जाता है, फ्रीली खरीदा बेचा गया माना जाएगा। लेकिन अगर यही 200 नॉटिकल माइल के बाहर चला गया या आपने यूएसए से मंगवा लिया तो फिर वो इंडिया से मंगाया नहीं माना जाएगा ना, वो तो मानेगा इम्पोर्टेड है। वर्ड क्या आ जाता है? इम्पोर्टेड। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर से आया है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का उम्मीद करता हूं मतलब समझ गए होंगे। हालांकि इसको डिटेल में मैंने आपको अभी और बहुत कुछ बातें लिखवानी है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना रेजिडेंट के अंदर किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, वैसे ही मैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी आपको लिखवाऊंगा कि किन किन चीजों को आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करोगे, किन किन चीजों को आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। फिर ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट को कंप्लीट होने के बाद आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसको हम पहले थोड़ा सा बुक में से पढ़ेंगे और बुक में से पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या सारी बातें लिखी हुई हैं। उम्मीद करता हूं
यहां तक की बात आप सभी बच्चों को सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।